नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं। उसको कहते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है हमारा और यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन पूरा बनता है। और यहाँ पे हर प्रकार की चट्टानों से हम देखेंगे कि एक प्रीलिम्स में कहीं से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि मध्य प्रदेश चूंकि भारत के बीचों बीच स्थित है और भारत में जिस प्रकार कई प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कई तरह की भूगर्भिक संरचनाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रही हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें, जैसे कि भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान मानते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हम लोग अपना अध्ययन आर्कियन क्रम की चट्टानों से पढ़ना शुरू करेंगे। चट्टानों का क्रम कैसे है, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर देखें, सबसे पहला जो हमारा रॉक्स आती है उसको हम लोग कहते हैं आर्कियन क्रम की रॉक्स। तो देखिएगा, पहली रॉक आएगी हमारी आर्कियन क्रम की रॉक, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके बाद जो दूसरी चट्टान हमारी बनेगी इस आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद, वो आएगी हमारी धारवाड़। फिर इसके बाद तीसरी आएगी कडप्पा की चट्टानें। चौथे नंबर पर हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें आ रही हैं। फिर देखिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर दक्कन ट्रैप, फिर टर्सियन, फिर आपका क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। तो ये चट्टानों का क्रम रहता है, एक के बाद एक आएंगी। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटनरी क्रम की चट्टानें आएंगी। इसी क्रम में हम अपनी चट्टानों का अध्ययन भी करने वाले हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी और इस क्रम पर इस चट्टान का निर्माण हुआ। सबसे प्राचीनतम चट्टान है, इसको पैतृक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी चट्टान है ये जिसके अपक्षय व अपर्दन के कारण अन्य चट्टानों का भविष्य में निर्माण होता है। हमको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यह इस चट्टान में किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा हम लोग स्लाइड में भी देख लेते हैं। देखिए, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का हमको एरिया दिख रहा है। पूरा बुंदेलखंड हमने लिया हुआ है, इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया तक के रीजन को हम लोगों ने इनमें आर्कियन क्रम की चट्टानों को रखा हुआ है। अगर हम देखें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो हमारा बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा वाला रीजन है, यहाँ पर हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रखा है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा खनिज का निर्माण, सबसे ज्यादा खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो हमारा आंसर रहेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, फिर हमारा कडप्पा क्रम की चट्टानें आएंगी। ये कौन सा रीजन है हमारा, तो आप देखो ग्वालियर का रीजन पूरा बैठा हुआ है, भिंड, मुरैना, ये पूरा का पूरा एरिया हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर ये कडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जा रही हैं। इसके बाद देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों को मैंने दो क्षेत्र बनाया हुआ है। एक आप देखिए बघेलखंड वाला रीजन है हमारा, और एक रीजन हमारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर नीमच, मंदसौर को भी हम लोगों ने रखा हुआ है। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमेशा नदियों के किनारे, नदी घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और वहां पे भी देखने को मिल रही हैं, और यही दोनों जो है हमारे कोयला के क्षेत्र के रूप में भी जाने गए हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो हैं, मालवा का क्षेत्र पूरा जो है, मालवा निमाड़ वाला जो क्षेत्र है हमारा, वह पूरा दक्कन ट्रैप की चट्टानों के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे टर्सरी क्रम की जो चट्टानें आएंगे, और क्वाटनरी क्रम की चट्टानें वो हम देखेंगे। क्वाटनरी क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिली जाएंगी, जहां पर नदियों के द्वारा जो नई मृदा निक्षेप को लाया गया है, वह यहाँ पर पाई जाएंगी। ये एक छोटा सा ओवरऑल हमारा विवरण हो गया है मैप के थ्रू से। और अब हम पहली चट्टान की ओर चलेंगे, जो हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें रहेंगी। आप इसको देखिएगा, और मैंने कहा कि सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है जिसका निर्माण जो है आप कब हो रहा है हमारा,
प्री कैम्ब्रियन काल पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां से हमारा टाइम स्केल शुरू होता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि पेरेंटल रॉक है, इन्हीं चट्टानों से सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसमें जीवाश्म का अभाव है। और ये मैंने पूरा क्षेत्र लिख दिया आपका, टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में इसका जो पूरा मेन कंसंट्रेशन जो है इन्हीं जिलों पर, यहाँ इन्हीं क्षेत्रों पर पाया गया है। इसके बाद अगर आर्कियन क्रम की चट्टानों से कौन सी चट्टान भी पाई जा रही है, तो यहाँ पर नीस और सिस्ट, और ये जो बुंदेलखंड नीस एक मैंने लिखा है यहाँ पर, वो सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में से अगर कभी पूछे तो वह बुंदेलखंड नीस है। इसके बाद आइए धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, आच्छादन हुआ, अपर्दन हुआ, जिसके कारण से इसके जमाव से बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। अगर पूछा जाए आपसे सबसे पुरानी अवसादी चट्टान कौन सी होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे पुरानी अवसादी चट्टान माना जाता है। इसके बाद चूंकि इसका धारवाड़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान पर सबसे पहली बार और सबसे ज्यादा मात्रा में इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इस स्वभाव वाली चट्टान को, इस गुण वाली चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम, मैंने आपको पहले ही कहा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज इसी चट्टान में पाए जाते हैं, और ये चट्टानें भी जीवाश्म से मुक्त हैं। तो पहली वाली चट्टान मैंने आर्कियन क्रम की कहा, वो भी आपने देखा था, आर्कियन क्रम की चट्टान भी जीवाश्म से मुक्त थी, और धारवाड़ क्रम की चट्टान भी जो है जीवाश्म से मुक्त है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक जैसी चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इन चट्टानों का प्रमुख रूप से संकेंद्रण हुआ है। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये रीजन जो है पूरे इस चट्टान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तीसरे में आते हैं कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा नाम दिया गया है आंध्र प्रदेश में, जो कडप्पा नामक स्थान है वहां पर ये चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं, सबसे पहली बार वहां पर पाई गई, इसीलिए इस चट्टान का नाम जो है कडप्पा क्रम की चट्टान रखा गया। अब कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो फिर से हमको देखना है, हम लोगों ने देखा था, उसका सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला आर्कियन आया था, दूसरा धारवाड़ आया था, और जब धारवाड़ चट्टानों का अपक्षय व अपर्दन हुआ और इन चट्टानों से जो है जब इनका जमाव हुआ, तो इससे जो है क्या बन गई, कडप्पा क्रम की चट्टानें हो गई। मतलब ये भी एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में कि कडप्पा क्रम की चट्टानें चूंकि आंध्र प्रदेश में कडप्पा नामक स्थान पर पाई गई थी, इसलिए इसका नाम जो है कडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। मध्य प्रदेश में दो ऐसे बेल्ट हैं जहां पर कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। एक हमारा पन्ना छतरपुर वाला रीजन है, इसको हम विजावर सीरीज के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा ग्वालियर क्षेत्र है, इसको हम ग्वालियर श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही जो विजावर श्रृंखला है और ग्वालियर श्रृंखला है, ये क्या उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये कडप्पा क्रम की चट्टानों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि कडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। मतलब अभी तक हम लोगों ने तीन चट्टानें पढ़ी, आर्कियन, फिर धारवाड़ और फिर कडप्पा। इन तीनों ही चट्टानों पर हमने देखा कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब चौथी चट्टान हमारे सामने विंध्यन क्रम की चट्टानें आने वाली हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, का अपक्षय व अपर्दन होने के कारण जो एक अवसाद आया, अवसादों के जमाव से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानें एक लंबे समय अंतराल पर बनी, कुछ चट्टानें बनी, फिर भूगर्भीय हलचल शांत हो गई, उसके बाद एक फिर लंबी भूगर्भीय हलचल आई, और तब जो है इस तरह से हमको दो तरह की विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। एक ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान कहती है और दूसरी निचली क्रम की विंध्यन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चट्टानें हैं, मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिजों का संकेंद्रण पाया गया है। और इसीलिए जहां जहां पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई गई हैं, वहां पर जो है सीमेंट फैक्ट्री का भी संकेंद्रण बड़े पैमाने पर हुआ है। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उसमें कौन कौन से पत्थर मुख्य रूप से पाए गए, तो लाल बलुआ पत्थर ये मुख्य रूप से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि लाल बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण सांची का स्तूप रहा हो, या भोपाल की जामा मस्जिद रही हो, या ग्वालियर का किला रहा हो, इन सभी का निर्माण जो कराया गया है वह जो है इसी लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। अर्थात ये तीनों स्थान कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों स्थान जो हैं विंध्य क्रम की चट्टानों पर स्थित हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों का नाम विंध्य क्रम क्यों पड़ा? क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ी के नाम के आधार पर इस चट्टान का नामकरण किया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर में इस चट्टान का या इस क्रम की चट्टानों का संकेंद्रण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है। अब एक चीज और हमको ध्यान रखना है, जो विंध्य क्रम की चट्टान है वह अगर हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इस चट्टान की एक पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। और आप देखिएगा बड़े पैमाने पर इसी कारण से यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों का भी संकेंद्रण किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के निक्षेप बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और ये चीज मैंने जो आपको बताई है कि यहाँ पर सांची का स्तूप रहा हो, या भरहुत का रहा हो, या ग्वालियर या भोपाल की जामा मस्जिद, ये सब जो है कैसे पत्थर से बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हमें इसको भी दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किस तरह के पत्थर से किया गया, सांची के स्तूप का निर्माण किस तरह के पत्थर से किया गया है, या आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के किले का निर्माण किस तरह से किया, किस पत्थर से किया गया है। तो ये सब जो है किस तरह के विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण किया गया है। आते हैं अगले में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें सामान्यतः जो है नदी घाटी क्षेत्र पर पाई जाती हैं। और यह चट्टानें जो हैं किस लिए फेमस है? अपने कोयले के संकेंद्रण के लिए जानी जाती हैं, गैस के संकेंद्रण के लिए जानी जाती हैं बड़े पैमाने पर। चूंकि जब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, नदी घाटी के तट पे क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जब भूगर्भिक हलचल हुई तो बड़े पैमाने पर जीव जंतु, पेड़ पौधे जमीन के काफी नीचे दब गए, और बाद में भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के उपरांत जो है ये अवसाद जो थे कोयले, गैस, तेल में बदलते चले गए। तो इसी कारण से मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आसपास जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का संकेंद्रण बड़े पैमाने पर पाया गया है। अगर हम बात करें सिंगरौली, अगर हम बात करें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये पूरे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और यही सोन नदी घाटी का क्षेत्र भी है। और इस कारण से अगर कभी आपको से पूछे कि कोयला कहां पर पाया जाता है, किस क्रम की चट्टानों पे पाया जाता है, तो कोयले का संकेंद्रण जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सामान्यतः 98% कोयले की प्राप्ति जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर हुई है। तो हमको ये ध्यान रखना है। मैंने इसमें बिल्कुल बता दिया, जुरासिक काल के अंत से ये चट्टानों का गोंडवाना श्रृंखला शुरू होती है और मध्य कार्बोनिफेरस तक ये जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो काल है, टाइम पीरियड है, आप लोगों को सामान्यतः नहीं आता है। एक दिन मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा इस टाइम स्केल को लेकर के, और आप जरूर देखिएगा। जितने बच्चे सिविल सर्विसेज में तैयारी करते हैं संभवतः उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे गोल रहता है, और इसको याद करना एक टेढ़ी खीर होती है। और जब हम परीक्षा में जाते हैं तो हर क्रम की चट्टानों का टाइम स्केल इधर उधर होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो जो मैं लेक्चर संभवतः मैं एक वीक के अंदर आपको इस लेक्चर को डालूंगा स्पेशली, और आप जरूर देखिएगा। टाइम स्केल के नाम से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से बहुत सारे बच्चे जो है, मैं इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का हमेशा मेरा अनुभव रहा है कि वो इस टाइम पीरियड को कंफर्टेबल नहीं पढ़ पाते हैं और अपने आंसर में सामान्यतः इस टाइम पीरियड
को लिखने से बचते रहते हैं। जबकि आप ध्यान रखिए, अगर आपके द्वारा इस टाइम स्केल को लिखा जाता है तो एग्जामिनर के ऊपर आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, तो इसका मौका हम क्यों छोड़े। ठीक है, आगे आते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा से हुआ है। बेसाल्ट लावा कहाँ से आया, तो ज्वालामुखी उद्गार से बेसाल्ट लावा निकलता है, और जब बेसाल्ट लावा का अपक्षय व अपर्दन होता है तो उसके कारण से काली मृदा का निर्माण होता है। ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ीदार। तो ये चूंकि लावा एक समय फिर दूसरे समय तीसरे समय पर एक दूसरे के ऊपर आता रहता है, जिसके कारण से यह सीढ़ीदार स्ट्रक्चर पर पाया जाता है। जो दक्कन ट्रैप है वह मध्य प्रदेश का पूरा मालवा क्षेत्र जो है दक्कन ट्रैप का हिस्सा माना जाता है, और इसके अलावा महाराष्ट्र गुजरात को भी हम दक्कन ट्रैप के अंतर्गत शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से मालवा, निमाड़ और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र पर पाई गई हैं, लेकिन सर्वाधिक काली मिट्टी जो है, सर्वाधिक गहरी काली मृदा जो है वह निमाड़ के क्षेत्र में पाई गई है, और मध्यम काली मृदा जो है, मध्यम मोटाई वाली काली मृदा जो है वह कहाँ पाई गई है, मालवा के क्षेत्र पे, और जो छिछली काली मृदा होती है वह सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई गई है। ये काली मृदा जो है अपनी कृषि के लिए जानी जाती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो है अपने कृषि बेल्ट के रूप में जाना जाता है, कृषि के कटोरे के रूप में जाना जाता है, और पूरा क्षेत्र जो है मूंगफली, सोयाबीन, चना, गेहूं जैसी फसलों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। कपास, इसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, इसको रेंगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, इसको उष्णकटिबंधीय चार नोजम मृदा के नाम से भी हम जानते हैं, इससे जो मृदा बनती है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों कहाँ पाई जा रही हैं हमने देख लिया, और इसका टाइम स्केल क्या आ रहा है, क्रिटेशियस काल में इसका समय स्केल माना जाता है। यहाँ पर लावा का जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और उसके कारण से जो लावा निकला था, लावा के जमाव के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ था। इसके बाद सीधे आते हैं अपन चतुर्थक क्रम की चट्टानें। चतुर्थक क्रम की चट्टानें जो हैं ये क्या है, ये एकदम जो लास्ट हमारा आता है होलोसीन का समय है, होलोसीन और प्लेस्टोसीन का समय रहता है, और इस नदियों के द्वारा जो जमाव किया जाता है मलबा का, उससे बनता है अवसाद के जमाव से। और यहाँ पे हमको नवीड़ जलोढ़ मृदा जिसके नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ दो प्रकार की मृदा होती है। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर मृदा के नाम से जानते हैं, और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। और ये दोनों मृदा जो लगभग इन्हीं प्लिस्टोसीन और हेरोसीन की समय की होती हैं, और मध्य प्रदेश में चंबल वाले क्षेत्र में, नर्मदा ताप्ती वाले क्षेत्र पर ऐसी चट्टानें मिलती हैं। ये चट्टानें वास्तव में अभी मृदा के रूप में हैं, ना कि पूरी रूप से चट्टान का रूप ले सकी हैं, और ये नवीन निक्षेप हैं। ये चतुर्थ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ध्यान रखना हमको, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ये पूरी चट्टानों का क्रम देखा है, वह आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को बना के रखना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन सभी चीजों पर हमको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरी चट्टानों का निर्माण, अगर कभी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पेरेंटल रॉक किसे कहते हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम पेरेंटल रॉक के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, धारवाड़ क्रम की। कडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाएगा, तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से जो हीरे का जमाव है मध्य प्रदेश में, वह कडप्पा क्रम की चट्टानों पर ही पाया जाता है। तो ये था बच्चों, आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देखी है। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, और संभवतः प्रीलिम्स बहुत पास आने वाली है। फरवरी का आधा से ज़्यादा समय, क्या आज सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं फरवरी में। मार्च और अप्रैल, इन 2 महीने में मैं कोशिश करूंगा मध्य प्रदेश के अधिकतर लेक्चर्स को अब मैं जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊंगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको जल्दी जल्दी ला के रखूंगा आपके सामने, ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें। मेरे द्वारा जो लेक्चर्स लाए जा रहे हैं, मैं यथासंभव कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश को लेके बन जाए,
और ताकि अगर एक बार मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट बन गया 30 से 35 क्वेश्चन आप यहीं से पा जाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि मध्य प्रदेश पीएससी में मध्य प्रदेश स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, मैं बहुत बार बहुत सारे फैक्चुअल को इग्नोर करता हूं। मेरा आपको ये भी सुझाव है कि मध्य प्रदेश के अगर आप पास्ट 10 ईयर का पेपर, पास्ट 10 ईयर 20 ईयर का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एवरेज मान लें, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिससे आप बिल्कुल अननोन फैक्ट आते हैं। मेरा सुझाव ये है कि पहले हम 25 क्वेश्चन जो नॉर्मल आ रहे हैं उनको पकड़ ले, फिर इस 4 से 5 के लिए हम पढ़ाई करें। जनरली हम अननोन फैक्ट की तलाश पर अनऑथराइज्ड बुकों को पढ़ते रहते हैं। मार्केट में जो बुक कुछ पब्लिकेशन लिखते हैं खजूरी बाजार के स्पेशली, आप उनसे बचा करिए। आप मध्य प्रदेश के लिए 600-700 पेज की किताबें पढ़ते हैं, असंभव हो जाता है, क्योंकि अगर आप 600 पेज की किताब एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए कहाँ टाइम बचता है। तो थोड़ा सा बी साइंटिफिक, और आप मध्य प्रदेश के पास्ट ईयर पेपर को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू करिए। उतना ही पढ़िए जितना एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम अगले लेक्चर पे मिलते हैं फिर।